को देखते हुए जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वहाँ तक हम आते हैं और उसके बाद में हम अपनी इसी बात को आगे ले जाते हैं, तो हम इस बात को समझ सकते हैं। जी। और इसका इसका एक गुप्त काल का वर्णन हमने पढ़ा नहीं, क्योंकि हमें पढ़ाया ही नहीं गया। अब क्यों हुँ, पढ़ाया नहीं गया ये आपको मालूम है? और हुँ, दूसरे भी जो दूसरे भी और जो कालखंड थे, उनका भी जो है वो मौर्य काल का भी नहीं पढ़ाया गया। यानी कि बहुत हुँ, सारी, लेकिन जब एक जैसे जब अ, अभी आपने अंग्रेज़ों के आने की बात की, एक निश्चय वो एक महत्वपूर्ण समय था कि अंग्रेज़ लोग यहाँ आए, और वो उसके साथ में जो उनका इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट था, उसको रिवॉल्यूशन मैं नहीं कहता हूँ, बहुत सारे लोग उसको कहते हैं क्योंकि वो क्रमिक वो विकास था, तो वो रिवॉल्यूशन नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो रिवॉल्यूशन था कि हिंदुस्तान में पतन की पराकाष्ठा थी वो। दे हैव टेकन मनी एंड एवरीथिंग फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज़ टू वेस्ट। वो सो दैट सक्षम वाज़ थे। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि उस समय वो सक्षम थे, उनके पास हुँ, में तकनीक थी, उनके पास हुँ, में इस तरह के जहाज बनाने की और हुँ, उसको पहुँचने की, लेकिन भारत के लोग भी तो पहुँचे। जैसे कंबोडिया में अंकोर वाट का जो इतना विशाल मंदिर है, वो क्या कहता है? और उस समय जो अमेरिका को ढूँढने वाले जो थे, वो तो भारत की खोज करने ही गए थे। तो हाँ, यानी कि बिल्कुल। भारत की खोज ये सब लोग जिनके वो पास में नई तकनीक आई थी, लेकिन एक बिल्कुल। बात यहाँ पे एक स्पष्ट करना आवश्यक है। शायद हुँ, वो कई बार रह जाती है, आप उसको और समझ और समझा पाएँगे कि हुँ, किसी देश से, इंग्लैंड जैसे छोटे देश से, हुँ, एक छोटे से टापू के जैसे देश से हुँ, तकनीक के सहारे, लेकिन एक हुँ, तकनीक भी, वो भी एक हिम्मत का, जिजीविषा का एक विषय है। वो हुँ, लोग थे, वो भी मानव थे, वो इसी धरती के निवासी थे। लेकिन हुँ, वो कितनी बड़ी यात्रा करके, जहाज बना के, उसका नेविगेशन करके भारत की खोज में निकले, तो कोई भारत की धमक तो थी, वहाँ तक हुँ, पहुँची थी, उसी के कारण निकले। जब कहते हैं हुँ, कि भारत सोने की चिड़िया था, तो हुँ, वो सोने की चिड़िया का कालखंड पूरी तरह से विस्तृत नहीं हो पाया, लेकिन कुछ तो था, जिसकी हुँ, आज हम कह रहे हैं कि भई विश्व गुरु की एक परिस्थिति थी भारत की ओर। इंग्लैंड से मतलब कैसे भी निकले क्रिस्टोफर कोलंबस, या जो वो वास्को डिगामा निकला पुर्तगाल से। तो वो क्या ढूँढ रहे थे? वो भारत को ढूँढ रहे थे ना। एक जना तो पहुँच गया अमेरिका में, वहाँ भी अभी इंडियंस बोला जाता है वहाँ के जो मूल निवासियों को। तो हुँ, कुछ तो था भारत में, शायद आप उसी ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन आज की परिस्थितियों में, आज की पॉलिटिकल, अगर हम प्रजातंत्र की बात करें, क्योंकि सारा रिफ्लेक्शन तो वहाँ से आएगा ना। आज इतना बड़ा झूठ तंत्र, सत्यमेव जयते की जगह असत्यमेव जयते जिस तरह का चल रहा है, उसमें कितना झूठ बोला जा रहा है जिसको आप स्थापित नहीं कर सकते। आप अपने ही संस्थानों को बदनाम करने का एक पूरी की पूरी एक पूरी सेना लगी हुई है। क्योंकि वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में जो परिवर्तन है, वो परिवर्तन उनको ग्राह्य नहीं है, वो मानते नहीं है कि ये परिवर्तन है। वो कहते हैं कि कुछ ही लोगों को इस देश पे शासन करने का एक जन्म सिद्ध अधिकार है। बाकी सब लोग हैं, वो तो चोरी-चकारी करके आते हैं। तो कहीं जब विश्व गुरु होने की बात हो रही है, तो ये डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है, इसकी जो खामियाँ हैं, उसको भी तो लोग देखेंगे। सारे लोग कह रहे हैं कि भई अभी भारत सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट की स्टेज में 7.8 और 8% की जीडीपी की ग्रोथ हो सकती है। दूसरे इस देश में और उसमें उन महान आर्थिक ज्ञानियों की कोई कमी नहीं है जो कहते हैं कि जीडीपी से कुछ होता ही नहीं है, पता नहीं किस चीज़ से क्या होता है। तो जब विश्व गुरु चलने की एक बहुत लंबी बातचीत होगी, इसके कई खंड में करनी पड़ेगी, कई आयाम होंगे जो आपकी मदद से समझेंगे। तो ये जो एक छोटी-सी समीक्षा, कुछ प्रश्न मैंने आपके सामने रखे हैं, उसको आप कैसे समझाएँगे भाई साहब? देखिए आप जो जी। सारे सवाल पूछते हैं उनमें हुँ, उत्तर छिपे हुए रहते हैं। आपके सवाल नहीं है, आपके उत्तर हैं। सवाल तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप उसका उत्तर बिल्कुल सवालों में ही सारे उत्तर दे देते हैं। ख़ैर एनीवे मैं अब चूँकि संवाद आपसे कर रहा हूँ इसलिए सहज रूप से मुझे कहना चाहिए, देश आज़ाद हो गया 47 में, जी, तो हम सभी जानते हैं। जी। और एक बहुत बड़े सबसे बड़े संविधान में विश्व के सबसे बड़े संविधान को हमने बना दिया। हुँ,
उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है, उनके उसके इंटरप्रिटेशन क्या, उसकी फिलॉसफी क्या, उसकी मोडस ऑपरेंडी क्या है, उसका कर्मकांड क्या है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की क्या प्रक्रियाएं हैं, वो सारी बातें हमने देखी। और उनका सार जो निकल के आया वो ये निकल के आया कि इसको कुछ खास सीमित लोगों ने संविधान पर अधिकार कर लिया। उस संविधान के ऊपर सिंहासन लगा करके कुछ खास लोग, कुछ खास परिवार के लोग, कुछ खास पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लोग उस संविधान की किताब के ऊपर बैठ गए और वहां से उन्होंने सत्यमेव जयते का मुकुट पहन लिया और उसके बाद सिस्टम अपना चालू कर दिया। वो जो बैठने वाले लोग थे उन्होंने वेस्टर्न मॉडल अपनाया प्रजातंत्र के विकास का। भारतीय मॉडल था, किंतु चूंकि संविधान में भारतीय मॉडल नहीं है किसी तरह का, समाजवाद का भूत और डाके उसमें रख दिया गया। पहले समाजवाद जैसी कोई अवधारणा थी नहीं, तो वो अचानक इंदिरा गांधी जी ने समाजवाद भी उसमें डाल दिया। समाजवाद कहीं कुछ था नहीं। तो पहले जो भारतीय संविधान बना था जिसमें महाराज रामचंद्र जी की भी तस्वीर थी, आप तो जानते हैं, फोटो थी उसमें, चित्र था, वंदे मातरम का सारा उसकी भूमिका थी, अवतरण था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई आस्थाएं थी, परिकल्पनाएं थी, और भारत के भविष्य को लेकर के जो हमारी पिछड़ी जातियां हैं, दूसरी जातियां हैं, विकसित जो अवधारणाएं थी उसको लेकर के अम्बेडकर जी ने बहुत ही संतुलित तरीके से एक बड़ा संविधान बना के दे दिया। किंतु बाद में चूंकि नेहरू प्रधानमंत्री देश के बने और लगभग विकेंद्रीकरण की बजाय टोटली केंद्रीकरण हो गया सत्ता का, उसको हम केंद्रीकरण ही कहेंगे सत्ता का। तो उस केंद्रीकरण सत्ता से जो विकास का जो मॉडल तैयार हुआ उसको निश्चित रूप से आइडियल बनाया, क्योंकि हमने प्रजातंत्र में सबसे जो छोटी इकाई थी पंचायती राज, उसको हमने अपनाया मॉडल के रूप में, और पंचायती राज से लेकर के सर्वोच्च तंत्र तक हमने उसकी अवस्था को, उसकी प्रक्रियाओं को देखा। किंतु सबसे बड़ी गलती ये की कि हमने उस तंत्र का, यानी जो चातुर्वर्ण व्यवस्था थी, उसको टोटली डिस्कार्ड करके मोस्ट इम्बेलेंस तरीके से उसका विकास का मॉडल तैयार किया, और उसका फायदा लगातार कुछ सीमित पार्टियों को, सीमित वर्ग को, सीमित जातियों को, सीमित ऐसे लोगों को मिला जिन्होंने इस देश के को जंगल राज में बदल दिया। और इस जंगल राज के में बदलने की वजह से इसकी अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई। विस्तृत अर्थव्यवस्था के नाम से इसको आगे चलाया गया, किंतु न तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी हुआ, न प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हुआ, न प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन एनी सिस्टम हुआ, बल्कि केंद्र एक एनार्की, एक अराजकता में सारा कुछ बदल गया और देश के तंत्र मंत्र समस्त विच्छेदित विच्छेदित हो गए। जी, इसको तो रिवाइवल करने के लिए विश्व गुरु का जो दर्शन है उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं, और ये प्रतिबद्धता हमारी पिछले 10, 20, 25 सालों की उपलब्धि है जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसका नवीनतम जो रूप है, मॉडल है, वो राम राज्य की बटन दबा करके राममय विश्व को बनाने की प्रक्रिया से शुरू हो चुका है, और उसमें अब पीछे जाने की कहीं कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। यदि हम रियलिटी से सही तरीके से राष्ट्रीय चेतना को लेके आगे जाते हैं, बढ़ते हैं, तो हम लोग विश्व गुरु होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से बढ़ रहे हैं, निस्संदेह रूप से बढ़ रहे हैं। जी, तो ठीक है, वैसा भी ये बहुत ही गूढ़ गूढ़ और एक मतलब दीर्घ वार्ता का एक पार्ट है, जिसका एक पार्ट हम समझते हैं कि हमने शुरू किया है। इसके बहुत सारे आयाम तो हमारी बातचीत में भी तय हो गए। अब इसको कई खंड में आगे ले जाना पड़ेगा कि हम जो है वो गुप्त काल से लेकर के जंगल राज तक पहुंच गए, और आज हम विभिन्न परिस्थितियों में बहुत से लोग मानते हैं, जिसकी आप और हम समीक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं कि आज हम विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि भई ये इस तरह का जो एक ऑब्सेशन है, इसको छोड़ देना चाहिए। पहले हम अपना घर तो ठीक कर लें। पहले हम अब आज अगर सारी दुनिया एक-दूसरे से व्यापार के कारण जुड़ी हुई है, और दुनिया के व्यापार में भारत का आज जो हिस्सा है वो 2% से कम है। क्योंकि हमने बहुत सारे काम किए ही नहीं। जो हमारी कमी जो रही वो समाजवाद का प्रेत, जिसको मैं कहता हूँ कि हमने अपने कंधे पे बिठा रखा है, उसके कारण की नहीं, यानी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया, हमने पोर्ट डेवलप नहीं किए। हमने जहाज बनाने की जो हमारी पुरानी, जो हजारों साल पुरानी जो क्षमताएँ थी, निपुणताएँ थी, उनको हमने भुला दिया। हमने यानी कि हम सामरिक
सारस्वतों की परंपरा थी, सारस्वत थे भारत में, सारस्वत जो जी, जी। समुद्र पार जाते थे, यात्राएँ करते थे, विपणन तो बहुत बड़े हाई लेवल पर विपणन होता था, सारस्वतों द्वारा होता था। जी, जी, जी। अब जिस तरह के सिल्क रूट की बात है, वो भी व्यापार की बात है, तो वो तो बिल्कुल, पृथ्वी के मार्ग से होता था। लेकिन जो बिल्कुल। जिस तरह से कंबोडिया में और दूसरी जगह जो विस्तार और भारत के जो मंदिर हैं जिनका हुँ। शिल्प उस समय में कितनी बड़ी मेहनत होगी, कोई क्या मशीनें बात नहीं थी, सब हाथ से बनाए जा रहे थे। तो क्या वो बात है। निश्चय ही भारत और फिर जो भी चाहे वास्को डी गामा आया, चाहे क्रिस्टोफर कोलंबस भारत को ढूँढ रहा था, वो भारत को ही तो किसी कारण से ही ढूँढ रहे होंगे, भारत की धमक, भारत की क्षमता, भारत की संपदा, भारत की संस्कृति, भारत के वैभव की कोई खता वहाँ पड़ी होगी, पहुँची होगी, तो ये उसको अब भी तो लोग अब भी भारत को ढूँढना शुरू कर दिया लोगों ने दोबारा से। बिल्कुल, बिल्कुल, आप सही बता रहे हैं भाई साहब। तो ये एक खंड हमने किया, क्योंकि कई खंडों में हम इसकी चर्चा आगे करते रहेंगे। इसमें आज कुछ विषय निकले हैं, कुछ आगे की वार्ताओं में भी निकलेंगे। तो भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि भारत को विश्व गुरु करने की जल्दी क्या पड़ी है, पहले अपना घर तो ठीक कर ले, यानी कि दोनों ही बातें हैं। तो कुछ को ये मानते हैं कि भई आज भी अखंड भारत की बात करते हैं कि भई हम रियलिटीज़ को समझें, कि भई वो जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, अफ़गानिस्तान का क्षेत्र है, वो अब हमसे टूट गया, ये रियलिटी है। इसी तरह से बांग्लादेश चला गया, उस तरह से और भी तो उसको हम रियलिटी को समझ लें। पहले हम अपना घर ठीक कर लें और फिर अगर कोई मानता है कि आप गुरु हो, तो कि गुरु के कहने से चेला गुरु को नहीं मानेगा। अगर गुरु में क्षमता है तो सारे चेले या साथी मानेंगे, ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं, आप भी मानते हो। तो भाई साहब आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, ये बहुत ही गूढ़ और लंबी चलने वाली चर्चा है। उसका एक प्रथम पार्ट हमने आज उसमें कुछ चर्चा की है। आगे उसके विभिन्न आयामों की चर्चा करेंगे और आपकी मदद से उसको समझने के प्रयास करेंगे। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप पधारे और आपने ये बातें समझाई। हम आपके पास फिर लौटेंगे। भारत को विश्व गुरु बनने की यात्रा, उसमें कितने जो है वो मोड़ आएँगे, कितने घुमाव, कितनी घाटियाँ, कितने संकट आएँगे, कितने शेर बघेरे बीच में बैठे हुए हैं, कितने साँप बिच्छू रास्ते में मिलेंगे। ओह! और हमें उधर जाना भी चाहिए या पहले अपने घर को ठीक करना चाहिए, ये सारी बातें हम फिर आपसे विस्तृत रूप से करेंगे। थैंक यू, तो बहुत-बहुत धन्यवाद भाई साहब। थैंक यू वेरी मच। तो भारत की प्राचीन वैभवशाली संस्कृति से लेकर के आज का राजनीतिक परिदृश्य और आगे की संभावनाएँ जिसकी ओर बहुत सारे लोग मानते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। और दूसरा एक बहुत बड़ा धड़ा भी ये भी है जो कि बहुत गलत नहीं है, वो कहता है कि भई भारत को विश्व गुरु बनने की ऐसी क्या बीमारी लगी है? अगर हम कोई जो है हमारे पास में विशेष क्षमता है, तो उसे तो मानेंगे, तो उसमें ये कहा जाता है कि भई भारत आज एक इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है। कभी जो है वो वास्को डी गामा और वो भी तो भारत की कुछ प्रसिद्धि वैभव की चर्चा सुन के ही तो यहाँ के रास्ते पहुँचे होंगे ना। तो इस वार्ता में हमने समझा, इस विषय को समझा, भाई साहब अशोक आत्रे साहब की मदद से, तो फिर उनके पास लौटेंगे और कुछ और बात भी करेंगे, तो हमें आशा है कि आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।